हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। सो पिछले मेरे कुछ वीडियोस पे बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किया है कि मेरा बच्चा सिक्स्थ में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, यहाँ तक कि एट्थ में है और बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश रीडिंग नहीं कर पाता है। तो हम क्या करें, कुछ सजेस्ट कीजिए। सो उसी के बारे में ये वीडियो है। सो सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी ग्रेड 1 क्रॉस कर चुका है और अभी तक वो इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, अटकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स की और पेरेंट्स की और बच्चे से ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको ये जो इशू है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जो कंसर्न है, पहले ही देख लेना चाहिए था। बच्चे का फिफ्थ सिक्स तक जाने तक का वेट नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बच्चे को असेस करना है कि वो कौन से लेवल पे है, वो कहाँ है। उस असेस इसलिए भी करना है कि ताकि हम प्रॉब्लम कहाँ है और क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कर सकें। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो गया है और वो थर्ड या फोर्थ या उससे भी आगे की क्लासेस में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बच्चे को पैराग्राफ पढ़ने के लिए दीजिए। सपोज कीजिए अभी आपका बच्चा ग्रेड 4 में जा रहा है, थर्ड को उसने अभी पास कर लिया है, फोर्थ में जा रहा है, तो आप थर्ड की जो इंग्लिश की बुक है आप वो लीजिए और उसके एंड के जो 3-4 चैप्टर हैं उनमें से कोई पैराग्राफ लीजिए, वो आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलिए। आप कोई स्टोरी उसमें से दे सकते हैं या कोई भी पैराग्राफ या कोई पूरा लेसन दे सकते हैं। आप बोलिए कि आप इसको पढ़ के सुनाइए। तब आप देखिए कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वर्ड्स को पढ़ने में, या कुछ एक जो डिफिकल्ट वर्ड है सिर्फ वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बच्चे की स्पीड कम है। इस तरीके से आप पॉइंट आउट कीजिए कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा पैराग्राफ नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस दीजिए। और अगर बच्चे को सेंटेंसेस पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत ही कॉमन वर्ड जो आ रहे हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, फ्रेजेस से शुरू कीजिए। फ्रेजेस मतलब 2 या 3 वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको फोनिक्स भी सिखा सकते हैं, जिससे ताकि वो ब्लेंड जल्दी कर पाए और फटाफट आगे जो नए वर्ड आएंगे उनको पढ़ पाए। दूसरा तरीका क्या है, ये तो था ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि टॉप टू डाउन जो हम प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे सेकंड थर्ड फोर्थ में हैं, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जैसे आप बच्चे से पूछे कि ABCD सारी आती हैं, उनकी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चे को। जैसे कई बार बच्चों को B और D में कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप देख सकते हैं कि बच्चा फ्रेजेस अच्छे से पढ़ पाता है, यानी साइट वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंग्लिश में, वो बच्चा पढ़ पाता है, यानी कहीं वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आप क्या कर सकते हैं कि बच्चा पूरे पूरे सेंटेंस पढ़ पाता है, यानी छोटे बहुत पैराग्राफ पढ़ पाता है, यानी इस तरीके से ये है बॉटम टू अप की जो अप्रोच है। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है अपने बच्चे के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 है कि आपने जब प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है तो आप वहीं से शुरू कीजिए, उससे पहले का उतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि बच्चा छोटे सेंटेंस पढ़ सकता है, लेकिन जब पैराग्राफ आता है तो वहां अटकता है। उसमें क्या है कि आप ये मत कीजिए कि बच्चे को बार बार छोटे छोटे सेंटेंस ही देते रहे और वो बोर होता रहे। तो जहां एक्चुअल प्रॉब्लम है आप वहां से शुरू कीजिए। उससे पहले वाला पार्ट आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार रिवाइज करवा दीजिए। और नंबर 3 होगा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो अगर उसको वो चीज समझ में आ जाती है तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। जो भी टेक्स्ट बच्चा पढ़ता है, कोई स्टोरी है, पैराग्राफ है, जो भी है उसमें लिखा हुआ है, वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड उसमें लगते हों, तो आप जैसे लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और कोई डिफिकल्ट वर्ड आया, आप उसको अंडरलाइन कीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रुक के उसी वक्त उसका मीनिंग देखना है, चलते जाइए। पूरा पैराग्राफ आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप डिक्शनरी लीजिए और उसके वर्ड मीनिंग देखिए। जो जो वर्ड अंडरलाइन किए हैं डिफिकल्ट वर्ड, उसके मीनिंग देखिए, उनको लिख सकते हैं नोटबुक में ताकि अगली बार उनको रेफर कर सके। और ये करने के बाद फिर से उस पैराग्राफ को पढ़िए। इस तरीके से बच्चा एक तो उस वर्ड को दोबारा पढ़ेगा और दूसरी बात, इस बार उस पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उसी टाइम गूगल करके बच्चे को मीनिंग बता दें, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यूज डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करने से एक फायदा ये भी रहता है कि बच्चे को ये पता रहेगा डिक्शनरी यूज कैसे करनी है, और दूसरे वर्ड भी आंखों के सामने आएंगे। तो उससे क्या है कि बच्चे की रीडिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अवॉइड यूजिंग गूगल एंड प्लीज यूज डिक्शनरी। और कॉम्प्रीहेंशन को आप और कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे बच्चा कोई स्टोरी पढ़ने ही वाला है, आपने उसको स्टोरी दी,
पिक्चर्स हैं उसमें, तो आप उसको देख के पूछ सकते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है इस स्टोरी में क्या होगा, किसके बारे में है, क्या हो सकता है। सो बच्चे को अपने व्यूज उसके बारे में बोलने दीजिए। जब बच्चा एक पैराग्राफ पढ़ चुका है तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसने किया, क्यों किया। सो इस तरीके से बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है पैराग्राफ की वो बढ़ेगी। उसके बाद जब वो स्टोरी खत्म हो जाती है या पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं कि इसको समराइज करके बताइए, अपने वर्ड्स में बोलिए। और वो बच्चा अपनी मदर टंग में भी बोल सकता है या इंग्लिश में भी बोल सकता है, जो भी कंफर्टेबल है आप उसमें बोलिए कि आप बताइए कि पैराग्राफ में एक्चुअली था क्या, उसको समराइज करके बताइए। और जब बच्चा स्टोरी पढ़ रहा है, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ लिया है या फिर एक पेज खत्म हो गया है, वो नेक्स्ट पेज टर्न करना है, तो उससे पहले आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा। सो इससे भी हमें पता चलता है कि बच्चे ने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको कितना समझ में आया है, उसके हिसाब से वो क्या प्रिडिक्ट कर सकता है आगे। सो ये था कि कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझ लेना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, वो हमारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ा देगा। और दूसरी बात कि जब जैसे कि एक पैराग्राफ या एक स्टोरी बच्चे ने आज पढ़ी है, उसको एक बार फिर से आप 2-3 दिन के बाद पढ़वाइए, या फिर जैसे सुबह पढ़ी है तो एक बार फिर से उसको शाम को पढ़वाइए। सो उससे क्या है कि वर्ड बच्चे को बार बार दिखाई देंगे, बार बार बच्चा उन वर्ड्स को पढ़ेगा, तो अपने आप ही धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। और जब भी बच्चा पढ़ रहा है तो प्लीज़ यूज़ फिंगर। शुरू में ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जहाँ देख रहा है वहीं उसका माइंड है, क्योंकि जहाँ फिंगर होगी अपने आप उसकी जो आईज और उसकी अटेंशन वहीं होगी, वरना बच्चे बहुत जल्दी इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है नंबर 4 स्पेलिंग्स। सो जो भी डिफिकल्ट वर्ड बच्चे को लगते हैं आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और बच्चे को उनको स्पेलिंग्स को याद करने के लिए दीजिए। और ये याद करने का तरीका आप थोड़ा सा फन वे पे बना सकते हैं, जैसे मैं साइट वर्ड्स की जो वीडियोस बनाती हूँ आप उनमें देख सकते हैं कौन सा बच्चे को सूट होता है उसकी एज के हिसाब से। और स्पेलिंग्स जब भी आप बच्चे को याद करवा रहे हैं तो लिख लिख के ज़रूर याद करवाएं, क्योंकि एक बार का लिखा 5 बार के पढ़ने के बराबर होता है। सो आप उसको प्लीज़ लिखवा के ज़रूर करवाइए स्पेलिंग्स याद। और जितनी ज़्यादा स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी, जितनी ज़्यादा मीनिंग्स याद हो जाएंगी, बच्चे की वोकैबुलरी उतनी बढ़ेगी और वो उतना ही ज़्यादा फ्लुएंटली आगे पढ़ पाएगा। और नंबर 5, प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। सो आपको डेली बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका बच्चा जो उसका ग्रेड लेवल है, उसकी क्लास का जो लेवल है उस हिसाब से पीछे चल रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स बच्चा डेली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करे। उसके बीच में आप ये मत बोलिए कि अच्छा इसकी स्पेलिंग भी याद कीजिए, स्पेलिंग भी लिखिए, नहीं। रीडिंग टाइम मीन्स ओनली रीडिंग टाइम। अब वो रीडिंग टाइम खत्म होने के बाद आप बच्चे को फिर बोल सकते हैं कि चलिए अब स्पेलिंग याद कीजिए या अब स्पेलिंग को लिखिए या फिर जो भी उससे रिलेटेड दूसरा काम है। सो 15 मिनट्स मैं ये बोल रही हूँ, आप अगर आपका बच्चा ग्रेड 4, 5, 6 में है, ऊपर की जो क्लासेस में है, उनमें 15 मिनट्स अनडिवाइडेड टाइम आप उसको दीजिए, उनके साइड में बैठिए और 15 मिनट सिर्फ रीडिंग करवाइए। और ये डेली करवाना है आपको। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, हफ्ते में एक बार करवा रहे हैं, दैट विल नॉट हेल्प। सो आप डेली उसकी प्रैक्टिस करवाइए। 1 महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके बच्चे में दिखाई देगा। और अगर आप खुद नहीं करवा सकते हैं तो किसी टीचर की हेल्प लीजिए। आप उनकी स्कूल की टीचर से बात कर सकते हैं या कोई ऐसा टीचर जो अच्छे से इंग्लिश बच्चे को करवा सकता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर you. I will see you in my next video. Till then, bye bye.